जोहार। मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का कहानी उमेश की जुबानी के 7वें एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए इस 7वें एपिसोड में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे विषय को साझा करूंगा, ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसकी चर्चा लगभग हम सभी लगभग हर दिन करते हैं, लेकिन उस विषय की जानकारी सामान्यतः बहुत सारे लोगों को है भी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी है, और बहुत सारे लोगों को इस विषय में भ्रांति रहती है, कन्फ्यूजन रहती है। आज मैं आप सभी के साथ बातें करूंगा मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की और कैबिनेट मंत्री की, कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। दरअसल जब भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजी हुकूमत के बेड़ियों में, तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय एक पोर्टफोलियो प्रणाली लाई गई थी। पोर्टफोलियो मतलब मतलब विभागीय प्रणाली, मतलब अभी के समय में हम उसको मंत्रालय कह सकते हैं। तो इतने बड़े देश भारतवर्ष को चलाना आसान नहीं था। तो इसमें एक मंत्रालय का विभागीय मंत्रालय का बंटवारा किया गया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सभी मंत्रालयों को बांटा गया और उसकी जिम्मेदारी दी गई और उसके तहत मंत्रियों को नियुक्त किया गया और उसके अनुसार यह देश चलता है, यह पूरा सिस्टम चलता है। तो आइए हम जानते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और कैबिनेट के बारे में कि कैसे यह भारत देश में काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब है कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वे लोग रहते हैं जो भारतीय संसद के लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वही लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या होती है। या मंत्रिपरिषद एक व्यापक संरचना है जिसमें सारे मंत्री आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य या मंत्री होने के 6 महीना के अंदर ही उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अब है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने समय का होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंत्रिपरिषद के कार्यकाल अनिश्चित होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, तो मंत्रिपरिषद का भी ये कार्यकाल 5 साल का होगा। ये अनिश्चित काल के लिए होता है, इसकी कोई अवधि नहीं होती है। अवधि इस संदर्भ में इसलिए नहीं होती है कि मंत्रिपरिषद होता क्या कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर सदन में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं है या उसके प्रति अविश्वास मत विपक्ष के द्वारा लाया जाता है तो मंत्रिपरिषद वहीं भंग हो जाती है, और इससे ये मतलब नहीं रखता है कि उसके 5 साल हुआ या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। और संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जिक्र है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक सूची सौंपते हैं और उसी सूची के अनुरूप मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव होता है या मंत्रियों का चुनाव होता है। और जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के मूल संविधान में यह कहीं जिक्र नहीं था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो जब गठबंधन की सरकार बनती थी तो होता ये था कि गठबंधन के संगठक दल करते क्या थे कि अपने चहेते या करीबियों को मंत्री बना देते थे। तो होता ये था कि नंबर ऑफ़ मिनिस्टर इतना मतलब मंत्रियों की संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि कभी-कभी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संचालन में दिक्कत आ जाती थी, समस्याएं आती थी। बहुत सारे मंत्री अपने स्वार्थ हितों को साधने लग जाते थे या भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। तो 2003 में संविधान का जब 91वां संशोधन हुआ उसमें ये बात या जोड़ दी गई संविधान में, या अनुच्छेद 75 में एक और चीज़ जोड़ दिया गया कि लोकसभा के सदस्य जितने हैं, जितनी उनकी संख्या है उसका 15% ही मंत्री रह सकते हैं और
15% से ज़्यादा की संख्या अगर होगी तो उसके सदस्य मंत्री नहीं होंगे, यानी कि अभी 545 लगभग लोकसभा के सदस्य हैं, तो उसका 15% लगभग 81 या 82 ही मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये तो था मंत्रिपरिषद कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, जिसमें हम यह जानें कि मंत्रिपरिषद मंत्रियों का एक परिषद होता है। अब मंत्रिपरिषद से ही निकल के बनता है कैबिनेट, या जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में या भारत की कार्यपालिका को चलाने के लिए सभी को अलग अलग विभाग दे दिए गए हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है। तो सभी विभागों के प्रमुख, यानी कि हम इसको हेड कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं। जैसे कि गृह विभाग के मेन है, गृह मंत्रालय के मेन है या मेन प्रमुख हैं अमित शाह। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं राजनाथ सिंह। तो सभी विभागों के सभी डिपार्टमेंट के प्रमुख कैबिनेट मंत्री का हिस्सा होते हैं या कैबिनेट के सदस्य होते हैं। और कैबिनेट के सदस्य और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं, कैबिनेट का मंत्रिमंडल बनाते हैं। जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट उसी को कहते हैं जिसमें सभी विभागों के प्रमुख, यानी कि रक्षा विभाग, विदेशी मामलों के विभाग, शिक्षा मंत्रालय विभाग के प्रमुख के मंत्रियों। कैबिनेट मंत्री एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है और उसके एक मंत्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के सीनियर लीडर, या कह सकते हैं अगर हम कैटेगरी में बांटें तो मंत्री परिषद के एक कैटेगरी या एक ग्रेड के मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर वे कैबिनेट मंत्रिमंडल का वे निर्माण करते हैं, कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री करते क्या हैं कि वे अपने एक सहयोगी रखते हैं, क्योंकि उनका भी काम आसान नहीं होता, उनका भी क्षेत्र व्यापक होता है। तो उनके अधीन राज्य मंत्री काम करते हैं और राज्य मंत्री के अधीन या उनके नीचे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री काम करते हैं और उनके नीचे उप मंत्री काम करते हैं। तो हम अखबार में या टीवी में देखते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में फला निर्णय आज लिए जाने हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य या जो मंत्रिपरिषद के ए ग्रेड के सीनियर लीडर होते हैं वे भाग लेते हैं। और कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। हाँ, वे भाग लेंगे। कैबिनेट के कभी कभी होता ये है कि जब कैबिनेट की बैठक में अगर उन्हें आमंत्रित किया जाए विशेष तौर पर कि आप राज्य मंत्रियों को भी कैबिनेट की बैठक में आमंत्रित किया गया है, इस कंडीशन में राज्य मंत्री या उप मंत्री उस कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। सामान्यतः जो देश के बड़े बड़े निर्णय होते हैं, देश को चलाने या कार्य प्रणाली संबंधी जो निर्णय लिए जाने होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में ही लिए जाते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि देश के शीर्ष नेता कैबिनेट में बैठते हैं और वही कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। अब है कि जैसा कि बताया, हम आते हैं राज्य मंत्री पर। राज्य मंत्री का काम होता है कि वे कैबिनेट को सपोर्ट करें, उसको असिस्ट करें कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में। और एक होता है स्वतंत्र राज्य मंत्री। स्वतंत्र राज्य मंत्री तभी काम करते हैं जब कैबिनेट मंत्री, किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है किसी कारणों से। मान लीजिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, किन्हीं कारणों से वे अनुपस्थित है या अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो राज्य मंत्री में से ही राज्य मंत्री के सदस्यों को एक स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है कि अब आप कैबिनेट की बैठक में अपनी बातों को रख सकते हैं या अपने विचार रख सकते हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में राज्य मंत्री के ही सदस्यों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि अब आपके ऊपर जो शीर्ष नेता थे, कैबिनेट के मंत्री, वो अनुपस्थित थे, तो अब आपको ये अधिकार दिया जाता है, आप स्वतंत्र हैं। अब राज्य मंत्री हैं लेकिन अभी आप स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि आप कैबिनेट में की गतिविधियों में आप हिस्सा ले सकते हैं। ये था राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री का मैकेनिज़्म। अब उप मंत्री है, उप मंत्री का काम यही है कि अपने ऊपर जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं उनको असिस्ट करना, उनको उनके क्रियाकलापों में सहयोग करना। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है या अतिरिक्त प्रभार फला मंत्री की जिम्मे है। तो अतिरिक्त प्रभाव के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है
वो छोटा डिपार्टमेंट है और उसमें अधिकारियों की संख्या या लोगों की सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है, तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया कि मान लीजिए आप कपड़ा विभाग देखिए या कानून विभाग देखिए, तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है कि आपका जो मेन मंत्रालय आप तो उसे देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इसके अन्यत्र और भी कोई मंत्रालय है, आप उसे भी देखिए, उसका भी कार्यभार संभालिए, तो इसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। लेकिन कुछ प्रभार ऐसे भी होते हैं जो ना तो कैबिनेट के पास होते हैं, ना किसी स्पेसिफिक मंत्री के पास उस अतिरिक्त प्रभार को दिया जाता है। तो कुछ प्रभार ऐसे होते हैं जो कि पीएमओ को चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि परमाणु विभाग है या अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े विभाग, इसरो के मामले हैं, तो ऐसे मामलों को ज़्यादातर पीएमओ देखते हैं और पीएमओ में बैठे अधिकारी उस कार्य का संपादन करते हैं। और नॉर्मली होता ये है कि पीएमओ का काम जो पीएमओ के विभाग का जो काम होता है वो जो कैबिनेट का है या राज्य मंत्री के जिम्मे है, जो काम दिया गया है उसके वनस्पत पीएमओ से के द्वारा किया गया कार्य जल्दी होता है और उनके अधिकारियों में तत्परता होती है या उनमें क्या है कि उनके कार्य उनमें कार्य कुशलता होती है या कार्य के प्रति समर्पण कह सकते हैं कि वे कैबिनेट के अपेक्षा पीएमओ अपना काम जल्दी निपटाते हैं। और जो काम अधिकारियों के हिस्से होते हैं, अधिकारी करते हैं, उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या ब्यूरोक्रेट या जिसे हम नौकरशाह भी कहते हैं। तो नौकरशाह उस काम को निपटाते हैं और ज़्यादातर भारत में देखा ये जाता है कि नौकरशाह के कामों में बहुत जगह लेट लतीफ़ी भी होती है। अधिकारी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी टलावा करते हैं काम को, तो बहुत जगह नौकरशाह हावी होते हैं जिसे हम लाल फीता शाही भी कहते हैं। तो ये था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। मैं एक बार ब्रीफ में फिर बता देना चाहता हूँ कि मंत्रिपरिषद एक व्यापक संरचना है और जिससे मतलब चुनकर ही मतलब वरिष्ठ नेता कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। जो विभाग के प्रमुख होते हैं वे कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और इनके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं जो कि कैबिनेट को असिस्ट करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं। और एक इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा या कैबिनेट मंत्रिमंडल के अलावा एक किचन कैबिनेट भी होता है। किचन कैबिनेट हम उसको कहते हैं जिसमें कैबिनेट के मंत्री तो होते हैं लेकिन प्रमुख कैबिनेट के मंत्री ही होते हैं। जैसे कि देश के आंतरिक मामलों में या संवेदनशील मामलों में जब कभी बैठक होनी होती है या आपात बैठक बुलाई जाती है तो उसमें किचन कैबिनेट के ही सदस्य शामिल होते हैं, जो जिसे हम कोर कमेटी कह सकते हैं। जैसे कि जब भारत में नोटबंदी हुआ तो जब नोटबंदी का जो बैठक हुआ तो वो कैबिनेट का तो बैठक हुआ लेकिन उसमें कैबिनेट के सभी सदस्य शामिल नहीं थे, वे किचन कैबिनेट के ही सदस्य शामिल थे। या जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसमें किचन कैबिनेट के ही सदस्य शामिल थे, पूरा कैबिनेट शामिल नहीं था। तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि मंत्रिपरिषद के बाद आता है कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बैठक में राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं, उप मंत्री शामिल नहीं होते हैं। यानी कि सारा के मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही सब चुन कर अलग अलग क्राइटेरिया है या कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ के कार्यपालिका का फॉर्मेशन होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री का गठन होता है। उसके बाद नीति निर्धारण होता है और देश का संचालन होता है। इस वीडियो को सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ कोई आपको राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद, उप मंत्री का मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है और कैबिनेट मंत्री क्या है। आप सभी ने वीडियो को सुना, इसे तो आप सभी को धन्यवाद। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जोहार।